साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी है, उसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और यह जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह टेस्ट पेपर आपका जो है जीएस पेपर 3 का जो इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन वाला सेक्शन है, उससे संबंधित इसमें 20 प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोग एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। और यहाँ यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप गूगल में जा कर के गूगल पे आप विजन आईएएस 2023 मेंस टेस्ट सीरीज, चाहे हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, आप वो लिख करके और टेस्ट नंबर, ये टेस्ट नंबर 6 है, जो जिस टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेस्ट नंबर 6 है। तो टेस्ट नंबर 6 आप डालेंगे तो ये इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप एक काम और करिएगा, ये जो भी प्रश्न है इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि जो डेटा है या आपको चीज़ें भूलने वाली हैं, उनको आप जगह नोट करते जाइए, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो पहला प्रश्न है कि ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए इसकी सफलता के कारणों पर चर्चा कीजिए। मतलब वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये प्रोटोकॉल सफल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, फिर सफलता के कारणों को, और फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य उन पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को विनियमित करना है जो ओजोन जो परत होती है उसके ह्रास में योगदान करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जो उपलब्धियां रही हो क्या है, पहला, यह सही अर्थों में इसमें वैश्विक भागीदारी देखने को मिली। वर्ष 2009 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त करने वाली पहली संयुक्त राष्ट्र संधि बन गई, जो ओजोन संरक्षण एवं वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। दूसरा, ओजोन परत में इससे सुधार देखा गया। तो देखिए, वैश्विक अवलोकनों ने सत्यापित किया है कि प्रमुख ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों का वायुमंडलीय स्तर नीचे जा रहा है, और यह माना जाता है कि प्रोटोकॉल के प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ इस सदी के मध्य तक ओजोन परत को 1980 से पूर्व के अपने स्तर पर वापस आ जाना चाहिए। तीसरा, विकासशील देशों को समर्थन, इससे जो है विकासशील देशों को समर्थन मिला है। कैसे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए बहुपक्षीय कोष की सहायता से विकासशील देशों ने वर्ष 2010 के मध्य तक लगभग 2,70,000 टन से अधिक ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों को शॉर्ट में कहते हैं ओडीएस, ओजोन डिप्लेशन सिस्टम। एक सेकेंड, यहाँ पर ओडीएस का मतलब है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया था तथा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोन के अपने सभी उत्पादन को लगभग समाप्त कर दिया। ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों का उपयोग जो है ये विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता था, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता रहा है। आगे बढ़ते हैं, अनुपालन की उच्च दर देखने को मिली है इसके। सभी पक्षकारों और ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस समाप्त करने की उनकी सभी चरणबद्ध प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों ने 98% से अधिक की अनुपालन दर हासिल की है। इसके अलावा ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया में विकसित एवं विकासशील दोनों देशों ने अपने चरणबद्ध लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो ये भी एक उपलब्धि रही है, सफलता रही है। अगला, वर्ष 2010 में ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस समाप्त करने की उपलब्धि प्राप्त की गई। 1 जनवरी 2010 वह दिन था जब सभी पक्षकारों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और अन्य पूरी तरह से हाइड्रोजनीकृत ओजोन परत को छीण करने वाले पदार्थों ओडीएस की खपत और उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया गया। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी। जो भी ऐसे सब्सटेंस थे जो ओजोन डिप्लेटिंग का काम करते थे, उनको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, इस प्रकार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वास्तव में ओजोन परत की रक्षा करने में सफल रहा। तो इसीलिए ये सफलता क्या उपलब्धि रही हमने देखा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता के कारणों के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हो सकते हैं जो सामान्यतः अन्य पर्यावरण संधियों में अनुपस्थित रहते हैं। तो कौन से कारण है? पहला, सहकारी दृष्टिकोण का होना। लघु अनौपचारिक समूहों में काफ़ी विचार विमर्श हुआ, जिससे विश्वसनीय लोगों के बीच विचारों का वास्तविक आदान प्रदान हुआ।
दूसरा सिद्धांत आधारित, ये जो आपका प्रोटोकॉल था ये सिद्धांत आधारित था। देखिए, जब विकासशील देशों को ओडीएस ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस की चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अधिक समय दिया गया था, तब निवारक सिद्धांत और समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व सीबीडीआर की अवधारणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हुई। देखिए, जो विकसित देश और विकासशील दोनों को अलग अलग टाइम में इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। विकसित देशों को जल्दी करना था, विकासशील देशों को ज़्यादा टाइम दिया गया था। अगला है नई सूचनाओं को समायोजित करने हेतु लचीलापन। प्रोटोकॉल में कठोर नियंत्रणों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाना, अर्थात नियंत्रण सूची में अधिक ओजोन क्षयकारी पदार्थों को सम्मिलित किया गया। जैसे जैसे जिन पदार्थों के बारे में पता चलता गया कि ये सब्सटेंस ओजोन डिप्लेटिंग का काम करते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया और उसके खिलाफ भी उन जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही थी उनको भी उस पर किया गया और इनकी आंशिक समाप्ति के बजाय पूर्ण समाप्ति सुनिश्चित की गई। अगला व्यापार प्रावधान और प्रतिबंध। देखिए, इसने गैर हस्ताक्षरकर्ताओं को सीएफसी और अन्य ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों की आपूर्ति को सीमित कर दिया, जिससे उन्हें प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अगला लक्षित क्षेत्रों की स्पष्ट सूची। रसायनों और क्षेत्रों की स्पष्ट अभिव्यक्ति ने सरकारों को मुख्य क्षेत्रों को जल्दी प्राथमिकता देने की अनुमति प्रदान की। मतलब जहाँ पे इससे नुकसान ज़्यादा हुआ था तो ऐसे क्षेत्रों को पहले प्राथमिकता दी गई। संस्थागत समर्थन। एक विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र प्रौद्योगिकी और आर्थिक मूल्यांकन पैनल ने हस्ताक्षरकर्ताओं को प्रायः जटिल मामलों पर ठोस और समय पर निर्णय लेने में मदद की। अनुपालन प्रक्रिया। इसने स्वच्छंद देशों को अनुपालन प्रक्रिया इसने स्वच्छंद देशों को अनुपालन में वापस लाने में मदद करने को प्राथमिकता दी। आवश्यकता होने पर कुछ अल्पकालिक परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय कोष से संसाधन उपलब्ध कराए गए। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लचीले और कुशल दृष्टिकोण ने इसे सफल बनाने में या सफल होने में मदद की। यह किगाली समझौते से भी स्पष्ट है। तो ध्यान रखिएगा, किगाली समझौता भी जो है वो आपका ओजोन परत के डिप्लेशन से क्षय से ही संबंधित है। तो यह किगाली समझौते से भी स्पष्ट है कि जिसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध रूप से समापन को प्रोटोकॉल के उद्देश्यों में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय ऊष्मा द्वीप या इसे आप अर्बन हीट आइसलैंड कह सकते हैं इंग्लिश में, उनके निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की पहचान करते हुए इनकी रोकथाम में सहायक उपायों पर चर्चा करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये नगरीय ऊष्मा द्वीप अर्बन हीट आइसलैंड की परिघटना होती क्या है, इनके निर्माण हेतु कौन से कारक उत्तरदायी हैं और इससे निपटने के क्या उपाय किए जा सकते हैं और निष्कर्ष बता देना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नगरीय ऊष्मा द्वीप होता क्या है। नगरीय ऊष्मा द्वीप वे नगरीय क्षेत्र हैं जिनका तापमान बाह्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। मतलब जहाँ पे हैं, ठीक है, उससे बाहर के इलाकों से वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा। जैसे आप किसी मोहल्ले में, शहरी मोहल्ले में रहते हैं, तो शहर के मोहल्ले मतलब जो मेन इलाका होगा वहाँ पे टेम्परेचर जो है उस मोहल्ले के बाहर या कैसे शहर के बाहर जहाँ पे आपके खेत वगैरह है, पेड़ वगैरह अधिक हैं, वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा और शहर के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ कहा गया कि नगरीय ऊष्मा द्वीप वे नगरीय क्षेत्र जिनका तापमान बाह्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। प्राकृतिक परिदृश्य जैसे वनों और जल निकायों की तुलना में भवन, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी संरचनाएं सूर्य की गर्मी को अवशोषित एवं पुनः उत्सर्जित करती हैं। वे नगरीय क्षेत्र जहाँ ये संरचनाएं अधिक केंद्रित हैं, मतलब जहाँ पे भवनें, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे ज़्यादा हैं, अधिक केंद्रित और जहाँ हरियाली सीमित है, वह क्षेत्रों के सापेक्ष उच्च तापमान वाले द्वीप बनते हैं। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर उच्च तापमान वाले द्वीप बन जाते हैं। इससे ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको ऊर्जा चाहिए होगा, मतलब पंखा चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होती है और इन वजहों से हरित गृह गैसों में वृद्धि होगी। मानव स्वास्थ्य खराब होता है और यहाँ तक कि वनस्पतियों एवं जीवों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब बात करते हैं कि इस घटना के लिए अर्बन हीट आइसलैंड के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की बात करते हैं। कौन कौन से कारक प्रमुख हैं? तो देखिए, पहला है मानव जनित ऊष्मा निर्वहन। मानव जनित ऊष्मा के स्रोतों में, मतलब जो मानव जनित ऊष्मा के स्रोत हैं उसमें शीतलन और तापन भवन, जो आप कूलिंग सिस्टम चलाते हैं, एसी है, कूलर है, विनिर्माण, परिवहन तथा प्रकाशन व्यवस्था शामिल है। इन स्रोतों से निकलने वाली ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण द्वारा नगरीय वातावरण को गर्म करती है। दूसरा,
गर्मी का अवशोषण। देखिए, सड़कों और पार्किंग स्थल जैसी पक्की सतहें सौर विकिरण को गर्मी के रूप में अवशोषित करती हैं। चूँकि ये सतहें अपारगम्य हैं, यहाँ तक कि जल के अपवाह को पौधों या जल निकायों जो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्षेत्र को ठंडा करने में मदद करते हैं द्वारा अवशोषित किए जाने के बजाय झंझा जल स्टॉर्म वाटर सिस्टम में पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। तीसरा, शहरी ज्यामिति, जो शहर का नक्शा होता है, भवनों की ऊंचाई और दूरी शहरी अवसंरचना द्वारा शहरी अवसंरचना द्वारा प्राप्त एवं उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। कई नगरीय क्षेत्रों में ऊंची इमारतें सूर्य के प्रकाश के परावर्तन और अवशोषण के लिए कई सतह प्रदान करती हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में गर्म होने की तीव्रता बढ़ जाती है। ऊंची इमारतें भी बाहर निकलने वाले विकिरण को रोकती हैं। अगला है हरित गृह प्रभाव। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हरित गृह गैसें कंबल की तरह कार्य करती हैं और ये अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं और इसे बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। अगला है वनस्पति की कमी। नगरीय क्षेत्रों में कम प्राकृतिक वनस्पति छाया और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले प्राकृतिक शीतलन प्रभाव को कम करती है। इस वजह से भी ये जो है यहाँ पर हीट आइलैंड बनते हैं। अब बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड से निपटने हेतु किए जा सकने वाले उपाय। कौन कौन से उपाय करके इस टेम्परेचर को कम किया जा सकता है? तो पहला है प्राकृतिक वायु संचार को बढ़ावा देना। प्राकृतिक वायु संचार सबसे प्रभावी निष्क्रिय शीतलन तकनीकों में से एक है। यह भवनों के द्वारा और खिड़कियों को प्रबल वायु के प्रवेश के लिए व्यवस्थित करके सुगम वायु प्रवाह हेतु हवादार छतों और पर्याप्त अंतराल से भवन अभिन्यास का निर्माण करके किया जा सकता है। मतलब कि आप घरों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि हवा का आवागमन जो है वो बेहतर हो, और जहाँ पे घर बने हैं तो घर का जो विन्यास होना चाहिए, मतलब जिस प्रकार से घर बने हों वो भी सही होना चाहिए कि गर्मी को निकलने के लिए जगह हो। अगला है उपयुक्त सतही सामग्री का उपयोग करना। सरफेस एल्बिडो में वृद्धि का भवन के ऊर्जा संतुलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि हम जिस मटेरियल से हमारा मकान बन रहा है, जो उसकी सरफेस है, उसका सरफेस एल्बिडो यदि बढ़ जाएगा, मतलब जो उस पर किरणें पड़ेंगी वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो क्या होगा? इससे भवन के ऊर्जा संतुलन पर मतलब वो ठंडा रहेगा। सौर विकिरण के लिए उच्च एल्बिडो सूचकांक वाली सतह सामग्री आवरण बना करके और शहरी संरचनाओं के माध्यम से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा को कम करती है और सतह को शीतल रखती है। अगला है डामर के बजाय सफ़ेद पत्थर या ईंट के फर्श का उपयोग करना। देखिए, डामर का तापमान, जो सड़कें बनती हैं, डामर का तापमान 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि सफ़ेद पत्थर या ईंट के फर्श का तापमान केवल 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। सतह का कम तापमान परिवेशी वायु के तापमान को कम करने में योगदान देता है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो वायु है उसके तापमान को कम करने में योगदान देता है, क्योंकि ठंडी सतह से ऊष्मा संवहन की तीव्रता कम होती है। अगला है उपयुक्त परिदृश्य प्रदान करना। देखिए, भवन में जो भी मकान है उसमें एक उपयुक्त परिदृश्य प्रदान करना भी ऊर्जा खपत की कमी में योगदान कर सकता है। मतलब उसमें खिड़कियां या ऐसी चीज़ें लगे हों जिससे कि प्रकाश के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, तो एनर्जी का कंज्यूम कम होगा इससे। तो यही बताया गया है कि भवन में एक उपयुक्त परिदृश्य प्रदान करना भी ऊर्जा खपत की कमी में योगदान कर सकता है। ऐसा बहुउपयोगी कार्यों के साथ भवनों के विभिन्न स्तरों या फर्शों में लंबवत और क्षैतिज हरित स्थान बनाकर किया जा सकता है। हरियाली को उसमें जगह देकर ये भी कर सकते हैं। इससे इमारतों को ठंडा करने हेतु तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को काफ़ी कम किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में आप कह सकते हैं कि ऊष्मादीपों की संख्या को कम करने संबंधी गतिविधियों में स्वैच्छिक पहलों जैसे कि शीतल सफ़ेद पत्थर या ईंट के प्रदर्शन परियोजनाओं से लेकर नीतिगत कार्रवाइयाँ जैसे भवन निर्माण संहिता के माध्यम से ठंडी छतों की आवश्यकता तक शामिल हैं। अधिकांश समन गतिविधियों के कई लाभ हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, बेहतर मानव स्वास्थ्य और सुविधा, कम ऊर्जा लागत और कम हरित गृह गैस उत्सर्जन शामिल है। ऊष्मादीप समन से शहरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी मदद मिल सकती है। आगे चलते हैं। अगला है दवानल के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। दवानल मतलब फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में जो आग लगती है। तो दवानल के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारत में इन घटनाओं को रोकने के उपायों को वर्णित कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारत में दवानल की
भेद्यता को उजागर करने वाली रिपोर्टों या तथ्यों के साथ पुष्टि करते हुए इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर भारत में दावानल या फॉरेस्ट फायर के कारणों का उल्लेख करेंगे और फिर इन घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में लिखेंगे और फिर निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में नवंबर 2020 से लेकर जून 2021 के मध्य फॉरेस्ट फायर दावानल की लगभग 3.3 लाख घटनाएं हुई। इस अवधि में दर्ज की गई ये देश में सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर दावानल की घटित होने वाली घटनाएं हैं। भारत में हर वर्ष नवंबर से मई माह में विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित कारकों या कारणों से जंगल में आग लगती है। आग लगने के कारणों में सूखी पत्तियां, टहनियों, देवदार की नुकीली पत्तियों आदि जैसे ज्वलनशील पदार्थों का संग्रहण शामिल है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक आग की घटनाएं, आप इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में दर्ज की गई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ आता है। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दावानल के कारण क्या, रीजन क्या? तो देखिए, जो भी आपकी फॉरेस्ट फायर की घटनाएं होती हैं उसमें 95%, तो ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है, 95% से अधिक दावानल की घटनाएं या तो लापरवाही या मानव द्वारा अनजाने में घटित होती हैं, अर्थात कह सकते हैं मानव जनित होती हैं। शेष 5% जो हैं वो उसके प्राकृतिक कारक हैं या कारण हैं। अब प्राकृतिक कारणों की बात करें तो इसमें बढ़ता हुआ वायुमंडलीय तापमान, शुष्क काल की अवधि और मृदा एवं वातावरण में निम्न आर्द्रता जैसी जलवायु परिस्थितियां दावानल हित अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और गर्मी का मौसम ज़्यादा होगा, नमी कम होगी, तो उसमें क्या है कि आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। दूसरा, बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट से जंगल में आग लग सकती है। कहीं बिजली गिर गई या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो इससे भी जंगल में आग लगती है। दावानल के अन्य कारणों में हवा के उच्च वेग के कारण बांस का घर्षण, के पेड़ों का या जो बांस है उनका आपस में रगड़ना, और लुढ़कते पत्थरों या पहाड़ी इलाका तो वहाँ से जो पत्थर गिरते हैं उनके लुढ़कने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है, तो उन चिंगारियों से भी जो ज्वलनशील पत्तियाँ जैसे चीड़ की पेड़ की पत्तियों के ढेर में आग लग जाती है। चीड़ के पेड़ में या जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं उसमें आग बहुत तेज पकड़ती है, तो इस वजह से भी जो है आग लगने की घटनाएँ होती हैं। अब मानव जनित कारकों की बात करें तो इसमें है स्थानांतरित कृषि, तेंदुपत्ता की तीव्र वृद्धि, घास और चारे की अधिक वृद्धि, वन भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कटाई को छिपाने के लिए भी आग लगाई जाती है। दूसरा, सिगरेट के बट से और विद्युतीय चिंगारियों आदि स्रोतों से आग लगना, जैसे कि जिस इलाके में जंगल है उसी इलाके से होकर के आपके विद्युत की लाइनें, इलेक्ट्रिक लाइनें भी जा रही हैं। तो आंधी तूफान में जब ये आपस में टकराते हैं तो आपने देखा होगा कि चिंगारियाँ निकलती हैं उनसे, या कोई व्यक्ति उधर से आता जाता है और वो सिगरेट पीने के बाद अगर फेंकता है तो उससे भी उस चिंगारियों से भी जंगल में आग लगती है। इसके तक जंगली जानवरों को भगाने, मनोरंजन आदि के लिए जानबूझकर जंगलों के आसपास आग लगाने से भी ये घटनाएं घटित होती हैं। दावानल से होता क्या है? आजीविका, प्राकृतिक पूंजी और जैव विविधता। तो आजीविका, प्राकृतिक पूंजी और जैव विविधता की क्षति होती है। सरकार द्वारा भारत में दावानल को रोकने के लिए इन जो ये कार्य योजना है इनको याद रखिएगा, के लिए वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, दूसरा है वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2018, तीसरा है वन फायर लाइन बनाने जैसे कुछ कदम उठाए गए हैं। दावानल को रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पहला, प्रबंधन हस्तक्षेपों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करने के लिए अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण और मानचित्रण, मतलब एक ऐसा पहले से अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण और मानचित्रण बनाएं जिसमें प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बारे में जानकारी हो। तो इससे क्या होगा? इससे आपको उसको प्रबंधन करने के लिए जो संसाधन आवंटित करने होंगे वो प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर पाएंगे। दूसरा, राज्य वन विभागों, आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अनुसंधान संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग राज्यों को आग लगने से रोकने और आग प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए नए विज्ञान आधारित प्रबंधन दृष्टिकोणों को नव परिवर्तन करने में सक्षम बनाएगा। अगला है वन समुदायों के साथ संस्थागत भागीदारी और वन अग्नि पूर्वानुमान प्रणाली तैयार करना। इसके अलावा दावानल का पता लगाने और उसे रोकने के लिए स्वदेशी ज्ञान एवं तकनीकों का आकलन करना तथा इसे वैज्ञानिक इनपुट और अनुसंधान के साथ उन्नत करना। देश में दावानल के सभी आयामों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे इस तरह की जो घटनाएं विभिन्न जगहों पर हुई हैं उनके बारे में हमारे पास आंकड़े हों।
साथ ही वन अग्नि प्रबंधन को वन विभाग के प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है। या सीधे आप देख सकते हैं कि वन अग्नि प्रबंधन को हमारे शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें दवाओं का पता लगाने, शमन और पुनर्वास के बारे में अद्यतन एवं समृद्ध नवीनतम जानकारी प्राप्त होती हो। वन अग्नि प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। मतलब जहाँ पे भी वन अग्नि से संबंधित बेहतर मैनेजमेंट के क्रियाकलाप हुए हैं उनका एक दस्तावेजीकरण होना चाहिए, जिससे कि प्रबंधन के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, ताकि उनसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सके और वन अग्नि प्रबंधन प्रणालियों को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने में उनका योगदान उपयोग किया जा सके। नासा के मोडिस अर्थात मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर जैसे उपग्रहों के माध्यम से प्रारंभिक चेतावनी और भेद्यता मानचित्र प्रदान करने हेतु निगरानी करना। देखिए, निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सृजित करने और SDG 15 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है, वो क्या है, भूमि पर जीवन और वनों का सतत प्रबंधन, लक्ष्य प्राप्त करने की भारत की वैश्विक प्रतिज्ञा को पूरा करने की प्रगति को बनाए रखने के लिए अवांछनीय आगों से जंगल की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, वरना ये सारे टारगेट आपके फुलफिल नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि कार्बन असमानता क्या है। कार्बन असमानता अर्थात कार्बन इनइक्वलिटी क्या है, इसे संबोधित करने की आवश्यकता और इस संबंध में किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। इस संबंध में किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा करना है। तो हमें सबसे पहले बात करनी है कि कार्बन असमानता होती क्या है, इसकी अवधारणा, इसके बाद इसे हमें क्यों संबोधित करना चाहिए, इसे क्यों एड्रेस करना चाहिए, और इस संबंध में किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा करनी है और फिर निष्कर्ष देना है। देखिए, कार्बन असमानता होती क्या है। कार्बन असमानता विश्व में कार्बन उत्सर्जन के अत्यधिक असमान वितरण की घटना को संदर्भित करता है। मतलब जैसे कि कुछ देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, कुछ देश कम उत्सर्जन करते हैं। तो कार्बन असमानता आज देशों के भीतर विद्यमान होने के साथ साथ देशों के मध्य में भी विद्यमान है। मतलब आप एक देश के भीतर ही देखेंगे, किसी शहर में जो ज़्यादा जिसका शहरीकरण ज़्यादा हो गया होगा तो वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ग्रामीण परिवेश ज़्यादा होगा वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन की दर कम होगी। तो ये देश के भीतर भी आपको दिखाई पड़ेगा और ये आपको विभिन्न देशों के भीतर भी ये कार्बन असमानता दिखाई पड़ेगा। तो यही है आपका कार्बन असमानता। जैसा कि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है, तो इसमें राष्ट्रों के बीच कार्बन असमानता देखें हैं तो कुछ विकसित देश वैश्विक स्तर पर उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के एक बड़े हिस्से के लिए वास्तव में उत्तरदायी है, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जो यूरोपीय कंट्री हैं, ये कहीं में अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। वहीं राष्ट्रों के भीतर कार्बन असमानता देखें तो देशों के भीतर उच्च आय समूहों के द्वारा किया गया कार्बन उत्सर्जन अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रों के भीतर कार्बन असमानता देखें तो क्या होगा, जो ज़्यादा रिच लोग हैं वो संसाधनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या उनके पास गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, तो इससे क्या होगा, उनका कार्बन उत्सर्जन में योगदान ज़्यादा होगा। कार्बन असमानता को संबोधित करने की आवश्यकता क्यों एड्रेस करना चाहिए। तो पहली चीज़, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। कौन से? वर्तमान में कार्बन असमानता जो है पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु देशों की क्षमता को क्षीण करती है, जिससे यह अव्यवहारिक हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो कार्बन पेरिस समझौता था वहाँ पे क्या है कि हमें टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है 21वीं सदी तक, जो 21वीं वर्ष रहेगा। अगला है इसमें सामाजिक आर्थिक असमानता में परिणत होना। वैश्विक कार्बन बजट तीव्रता से समाप्त हो रहा है, जिसका उपयोग सभी मानवों को एक सभ्य जीवन स्तर उपलब्ध कराने के स्थान पर विश्व के सबसे समृद्ध लोगों के अल्पसंख्यक समूह की खपत का विस्तार करने के लिए किया गया है। मतलब इस कार्बन बजट का इस्तेमाल सबसे अधिक कौन कर रहे हैं? जो विश्व के सबसे समृद्ध लोग हैं, और इनकी संख्या क्या है? कम है। तो ये एक तरीके से अल्पसंख्यक समूह है। अगला है असमान समाजों में मानक जलवायु उपाय तर्कसंगत नहीं है। पिछले दशकों में विशेष रूप से कार्बन और ऊर्जा टैक्सेस के माध्यम से कम आय वाले उपभोक्ताओं द्वारा जलवायु नीतियों को असमान रूप से वहन किया गया है, तो इसमें भी असमानता है।
अगला है बहुपक्षीय मंचों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखना। भारत विकासशील देशों के लिए पर्याप्त समय सीमा प्रदान करने का समर्थक रहा है। साथ ही हमारा देश ऐतिहासिक उत्तरदायित्वों के आधार पर जलवायु अनुकूलन तथा शमन के लिए वित्तीय सहायता के साथ एक निष्पक्ष और न्यायसंगत संक्रमण का पक्षधर रहा है। मतलब कि जिसने इसको बढ़ाने में ज़्यादा योगदान किया है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। तो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ है, चाहे आपकी यूरोपियन कंट्री हो या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इनका ऐतिहासिक योगदान जो है कार्बन उत्सर्जन में अधिक रहा है, तो इनका उत्तरदायित्व भी अधिक होना चाहिए। ये भारत का दृष्टिकोण है। अगला है प्रभावी जलवायु नीति का निर्माण करना। यदि पर्यावरण और सामाजिक असमानताओं को जलवायु नीतियों के डिजाइन या ढांचे में एकीकृत नहीं किया जाता है तो कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती के लिए आवश्यक परिवर्तनों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब कार्बन असमानता से निपटने या संबोधित करने के जो उपाय हैं वो क्या हैं, तो देखिए, पहला है व्यवस्थित मूल्यांकन करना। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जलवायु नीतियों के लाभार्थियों और गैर लाभार्थियों के व्यवस्थित मूल्यांकन के साथ देशों के भीतर व्यक्तिगत उत्सर्जन की उचित ट्रैकिंग की जानी चाहिए। दूसरा, प्रदूषण और जीवाश्म गतिविधियों में निवेश को लक्षित करने वाले नीतिगत साधन। तो प्रदूषणकारी गतिविधियों के स्वामित्व पर प्रगतिशील संपत्ति कर के अधिरूपण से विनिवेश की प्रक्रिया को तीव्र बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको एक तरीके से हतोत्साहित किया जाए, जिससे सर्वाधिक संपन्न वर्ग द्वारा उत्पन्न प्रदूषण स्तर में कमी आएगी तथा निम्न कार्बन अवसंरचना में निवेश बढ़ाने हेतु अत्यधिक आवश्यक समाधान उत्पन्न किए जा सकेंगे। अगला है सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना। सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना, निम्न कार्बन ऊर्जा उत्सर्जक अवसंरचना, परिवहन और ऊर्जा दक्षता में निवेश एक निष्पक्ष संक्रमण सुनिश्चित करने में मदद करेगा और निम्न आय समूहों को हरित ग्रीनर निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। निम्न कार्बन ऊर्जा उत्सर्जक अवसंरचना, परिवहन और ऊर्जा दक्षता में निवेश एक निष्पक्ष संक्रमण सुनिश्चित करने में मदद करेगा और निम्न आय समूहों को हरित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। अगला है वैश्विक कार्बन प्रोत्साहन का कार्यान्वयन, GCI। प्रत्येक देश जो प्रति व्यक्ति लगभग 5 टन के वैश्विक औसत से अधिक का उत्सर्जन करता है उसे वैश्विक कार्बन प्रोत्साहन कोष में वार्षिक स्तर पर भुगतान करना चाहिए। यह वैश्विक आवश्यकताओं के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्राथमिकताओं को संतुलित करने में मदद करेगा। तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पेरिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरम असमानता से निपटना और विश्व के सर्वाधिक समृद्ध वर्ग की खपत तथा निवेश से संबंधित अत्यधिक उत्सर्जन को लक्षित करना महत्वपूर्ण है ताकि कार्बन असमानता को संबोधित किया जा सके। अगला प्रश्न है तटीय सुभेद्यता। तटीय सुभेद्यता सूचकांक के महत्व को स्पष्ट करते हुए भारत में तटीय सुभेद्यता के प्रति लचीलेपन को बढ़ाने हेतु की गई पहलों को सूचीबद्ध कीजिए। तटीय सुभेद्यता सूचकांक मतलब कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो सबसे पहले ये जो तटीय सुभेद्यता सूचकांक है इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके महत्व पर प्रकाश डालना है और फिर भारत में तटीय सुभेद्यता के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए की गई जो पहले हैं, जो इनिशिएटिव है, उनका उल्लेख करना है और उसके बाद निष्कर्ष बता देना है। तो देखिए, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS ने संपूर्ण भारतीय तट हेतु एक तटीय सुभेद्यता सूचकांक तैयार किया है। यह भारतीय तटों के लिए यह करेगा क्या? यह भारतीय तटों के लिए भौतिक और भूवैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों को निर्धारित करता है। तटीय सुभेद्यता सूचकांक के ज्वारीय विस्तार। तटीय सुभेद्यता सूचकांक में ज्वारीय विस्तार, लहरों की ऊंचाई, तटीय ढलान, तटीय ऊंचाई, तटरेखा परिवर्तन दर, भू आकृति विज्ञान और सापेक्षता, सापेक्ष समुद्र स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर जैसे मापदंडों का उपयोग किया जाता है। तो ये पैरामीटर्स हैं। तटीय सुभेद्यता सूचकांक का महत्व क्या है? तो देखिए, यह निम्नलिखित कारकों को संबोधित करते हुए तटीय आपदा प्रबंधन और तटीय समुदायों को प्रत्यास्थ बनाने में मदद करता है, मतलब उनकी लचीला इलास्टिसिटी में मदद करता है। पहला है सतत विकास के संदर्भ में। देखिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप जैसे कई कारणों से भारतीय तट खतरे में है। यह तटीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए योजना बनाने और स्थिर उच्च उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करेगा यह इंडेक्स। दूसरा, जलवायु सुभेद्यता के मामले में भारतीय तटों पर समुद्र के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे तटीय क्षरण के कारण भूमि की क्षति हो रही है तथा इसके कारण स्थानीय लोगों की आजीविका और आवास भी संकट में है। तीसरा, दीर्घकालीन विस्थापन। भारत की 26% से अधिक आबादी, ये आंकड़ा याद रखिएगा, भारत की 26% से अधिक आबादी
तट रेखा से 100 किलोमीटर के दायरे में निवास करती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ के कारण समुद्र के कारण प्रमुख तटीय शहरों की ओर स्थानांतरण में वृद्धि हो सकती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ के कारण, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बाढ़ के कारण प्रमुख तटीय शहरों की ओर स्थानांतरण में वृद्धि हो सकती है। अगला है सुविज्ञ नीति निर्माण। देखिए, भारत की अधिकांश वर्तमान नीतियाँ तीव्र आकस्मिक आपदाओं, मतलब जो तेजी से आने वाली आपदाएं हैं, जैसे आपदा और पुनर्वास नीतियों के तहत मानसून और चक्रवात का जो बाढ़ आता है या चक्रवात आता है, इसके लिए से विस्थापन को संबोधित करती हैं। मतलब हमारी जो अधिकांश नीतियां हैं वो इनको ही एड्रेस करती हैं। तटीय क्षरण जैसी धीमी, चूंकि ये जो तटीय क्षरण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से होती है, जैसे धीमी गति वाली आपदाओं के कारण हुए विस्थापन को अभी तक नीति में शामिल नहीं किया गया है। तो इस इंडेक्सेस के माध्यम से इनको भी शामिल करने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं तटीय सुविधता। तटीय सुविधता के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए की गई पहलों में क्या शामिल है? तो पहला है एकीकृत तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन ICZM परियोजना। तो नाम याद रखिएगा, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना। इसकी नोडल एजेंसी एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन के मार्गदर्शन और समन्वय के लिए एक उपयुक्त राष्ट्रीय संस्थागत संरचना की स्थापना और समर्थन करना है। और राज्य स्तर पर इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रणनीतियों के अनुरूप उपयुक्त एकीकृत तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन परियोजना दृष्टिकोण अपनाने के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों को सशक्त बनाना। दूसरा है तटीय और महासागर संसाधन दक्षता सुधार, इन कोर कह सकते हैं। इन कोर वर्ष 2020 में विश्व बैंक ने भारत को अपने तटीय संसाधनों में वृद्धि करने, तटीय आबादी को प्रदूषण, भूक्षरण और समुद्र के स्तर में वृद्धि से संरक्षित करने हेतु और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार करने में मदद करने हेतु $400 मिलियन के बहुवर्षीय वित्त पोषण को मंजूरी दी है। इस बहुस्तरीय दृष्टिकोण के पहले चरण में इनकोर अर्थात तटीय और महासागर संसाधन दक्षता सुधार के लिए $180 मिलियन की धनराशि प्रदान की गई है। प्रथम चरण में इनकोर में 8 तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और 3 तटीय संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव, लक्षद्वीप एवं पांडिचेरी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये 2 योजनाओं को पहले इनिशिएटिव के नाम आप याद रखिएगा, एकीकृत तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन परियोजना, दूसरा है तटीय और महासागर संसाधन दक्षता सुधार। तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि भारत के तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की अग्रिम पंक्ति में है तथा समुद्र के स्तर में तीव्र वृद्धि, क्षरण और उष्णकटिबंधीय तूफान एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में तटीय सुविधता सूचकांक तटीय क्षेत्रों को किसी भी मानव जनित या प्राकृतिक सुविधता के प्रति प्रत्याश बनाने के लिए नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सुधार करने में सहायता करेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है जल की कमी जल दबाव से किस प्रकार भिन्न है? 2 टर्म है। जल दबाव मतलब कि वाटर स्टेट, इसे इंग्लिश में कहेंगे वाटर स्टेट, और जल की कमी वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग टर्म है, जल की कमी और जल दबाव से किस प्रकार भिन्न है, मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। और हमें बताना है कि भारत में जल दबाव मतलब वाटर स्ट्रेस के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए इसे दूर करने के उपायों का सुझाव देना है। तो सबसे पहले इन दोनों के बारे में संक्षिप्त परिचय देंगे कि हैं क्या ये, फिर भारत में जल की कमी के मुद्दे नहीं, मतलब यहाँ पे हमें जल दबाव के मुद्दे और इससे जुड़े प्रभाव पर प्रकाश डालना है, फिर जल संरक्षण के उपाय बताने और फिर निष्कर्ष दे देना है। देखिए, जल की कमी क्या है? जल की कमी से तात्पर्य होता है कि मीठे पानी के संसाधनों की कमी से, जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं, यह कमी मानव प्रेरित होती है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में जल संसाधनों की मात्रा के सापेक्ष मानव जल उपभोग की मात्रा का एक कृत्य है। मतलब जल के संसाधन क्या है और उसके सापेक्ष मानव जल का उपभोग कितना है, तो ये जो है आपका जल की कमी को बताएगा। वहीं जल दबाव वाटर स्ट्रेस क्या है? ये मानव और पारिस्थितिकी की जल संबंधी, मानव और पारिस्थितिकी जो इन्वायरमेंट को भी जल चाहिए ना, तो मानव और पारिस्थितिकी की जल संबंधी मांग को पूरा करने के लिए ताजे जल संसाधनों की कमी को दर्शाता है। जल की कमी की तुलना में जल दबाव एक अधिक समावेशी और व्यापक अवधारणा है। मतलब जल की कमी छोटी अवधारणा है और जल दबाव बड़ी अवधारणा है,
जल दबाव में जल की कमी भी आ जाएगा। यह जल संसाधनों से संबंधित कई भौतिक पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें जल की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता और जल तक पहुंच आदि शामिल हैं, जो अन्य आयामों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की पर्याप्तता और जल की वहनीयता द्वारा निर्धारित होती है। अब बात करते हैं भारत में जल दबाव से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित तथ्यों के माध्यम से परिलक्षित होते हैं। पहला, बढ़ती मांग। भारत में विश्व की लगभग 17% आबादी विश्व के लगभग 17% आबादी निवास करती है, लेकिन वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल 4% ही भारत में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कुछ आकलन बताते हैं कि वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग उसकी आपूर्ति से 2 गुना अधिक हो जाएगी। दूसरा, स्वच्छ जल तक पहुंच का अभाव। भारत में लगभग 82% ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति नहीं होती है एवं 163 मिलियन लोगों तक स्वच्छ जल की पहुंच नहीं है। और अगला, एक सेकेंड, प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। देखिए, वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में यह उपलब्धता घट करके 1545 घन मीटर रह गई है। जहां 5177 घन मीटर था, वहीं अब 1545 घन मीटर हो गया है, जो विगत 60 वर्षों में लगभग 70% की गिरावट को दर्शाता है। प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण की यदि देखें तो देखिए, भारत का 70% सतही जल संदूषित है। जल जो है संदूषित है, जो देश के रोग भार में लगभग 20% का योगदान करती है। मतलब जो देश में जो रोग, विभिन्न रोगों से लोग ग्रसित हैं, उसमें इस जल मतलब प्रदूषित जल से होने वाले जो रोग हैं, उसका वेटेज कितना, 20% है। भूजल पर निर्भरता, लगभग 60% जो भूजल का है, लगभग भूजल का 60% सिंचाई आवश्यकताओं में, 85% ग्रामीण पेयजल आवश्यकताएं और 50% शहरी आवश्यकताएं भूजल के माध्यम से पूरी होती हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो सिंचाई के लिए जो आवश्यक पानी है, उसका 60% भूजल से आता है। ग्रामीण पेयजल आवश्यकताएं 85% इस भूजल से ली जाती हैं और शहरी आवश्यकताएं 50% भूजल से ली जाती हैं, जो कि तेजी से घट रही है। बाढ़ और सूखे की विरोधाभासी स्थिति भारत में 1996 से 2015 के दौरान वार्षिक रूप से लगभग 19 मिलियन और 17.5 मिलियन लोग क्रमशः, मतलब 19 मिलियन लोग बाढ़ से और 17.5 मिलियन लोग सूखे से प्रभावित हुए थे। मतलब एक आप कह सकते हैं, किसी भारत में एक तरफ बाढ़ की समस्या जहाँ पे पानी मतलब अधिक हो गया है, और एक तरफ सूखे की जहाँ पे पानी की कमी है। जल की कमी के प्रभावों से निपटने हेतु आवश्यक है कि प्रासंगिक उपाय अपनाए जाएं, और इन उपायों में शामिल क्या है। पहला है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए घरों में अनिवार्य वर्षा जल संचयन रचनाएं, कम लागत वाले तालाब, नाला बांध, चेक डैम आदि जैसी छोटी जल संचयन संरचनाओं का विकास करना चाहिए। वृक्षारोपण, कृषि वानिकी और बागवानी विकास, शेल्टर बेल्ट वृक्षारोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण के लिए वन रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सतत कृषि प्रथाओं को अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जल कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, किसानों की शिक्षा और सलाहकार सेवाओं के माध्यम से इत्यादि। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य और जल गहन फसलों पर सब्सिडी के निर्धारण के समय उस क्षेत्र में गिरते जल स्तर को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जहाँ पे जल का स्तर गिर रहा है, तो वहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य को कम करना चाहिए, और जल गहन फसलों पर जो सब्सिडी है उसके भी निर्धारण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जल का जो अनुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। मतलब जल का एक तरीके से नष्ट जो किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन की तर्ज पर राज्य और नगर प्रशासन को नगर नियोजन करते समय और नए प्रतिष्ठानों के लिए परमिट प्रदान करते समय क्षेत्र में जल संसाधन उपलब्धता पर विचार करना चाहिए, तथा जल प्रबंधन के संदर्भ में अनुपयुक्त सभी विकास गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहिए। जो भी अनुपयुक्त गतिविधियां, उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अगला है औद्योगिक जल कोटा, व्यापार योग्य परमिट और जल की उपलब्धता समेत लाइसेंस जल दबावग्रस्त क्षेत्रों में जल उपयोग में सुधार करने और जल आपूर्ति घाटे को कम करने में मदद कर सकते हैं। मतलब औद्योगिक जल कोटा, व्यापार योग्य परमिट और जल की उपलब्धता संबंधित लाइसेंस। अगला है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों को अपनाने से ताप विद्युत संयंत्रों पर जो निर्भरता है वो कम हो सकती है। इससे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत का विकास होगा और जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जल पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहते हैं। तो
निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं निस्संदेह सरकार निवासियों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयास भारत के वर्तमान जल संकट से निपटने में सहायता प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, या शॉर्ट में आप PWD लिखते हैं, PWDS। तो दिव्यांगजन आपदाओं के प्रभाव का असमान रूप से अनुभव करते हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही आपदा प्रबंधन को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस कथन का संक्षिप्त परिचय देंगे कि दिव्यांगजन आपदाओं के प्रभाव का असमान रूप से अनुभव करते हैं। फिर इन चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे किस प्रकार से असमान रूप से अनुभव करते हैं, और फिर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को आपदा प्रबंधन और अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करेंगे और फिर निष्कर्ष दे देंगे। तो देखिए, आपदाएं लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों आपदाएं जो हैं लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों के कल्याण के लिए खतरा हैं। कुछ लोग जैसे दिव्यांगजन असमान रूप से प्रभावित होते हैं, वे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि आपदा न केवल उनकी अक्षमताओं की अवस्थाओं के कारण प्रहार करती है, बल्कि इससे उनमें प्रतिकूल सामाजिक आर्थिक परिणामों जैसे उच्च गरीबी दर का अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। आपदाएं और खराब नियोजित आपदा प्रतिक्रिया तथा पुनरुत्थान के प्रयास इन असमानताओं में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे दिव्यांगजनों को आपातकाल के दौरान, ये आपदाओं के दौरान और बाद में और भी अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। दिव्यांगजनों पर आपदाओं के असमान प्रभाव की यदि बात करें तो पहला पॉइंट है, दिव्यांगजनों को प्रायः पूर्व चेतावनी प्रणालियों और निकासी प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है, जो उनके सुरक्षित और समय पर आपदा से बचाव में अवरोधक हो सकता है। दूसरा, विस्थापन के दौरान बचकर जाते समय अपने सामान्य देखभालकर्ताओं और सहायक उपकरणों से अलग होने के अधिक जोखिमों से उनकी संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। जो भी दिव्यांगजन है विभिन्न प्रकार के होते हैं। मान लीजिए उनके कोई देखभाल करता है जो उन्हें अच्छी तरीके से समझते हैं, और जो सहायक उपकरण हैं जिनकी मदद से वो चल फिर सकते हैं या अपने कार्य कर सकते हैं, उनसे जब वो अलग हो जाते हैं तो उनकी संवेदनशीलता क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे उनके आघात में बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य लाभ या पुनरुत्थान में देरी हो सकती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत में कई दिव्यांगजन, जिनमें बौद्धिक विकलांग बच्चे भी शामिल थे, परिवार के सदस्यों से अलग होने के बाद बेसहारा हो गए। अगला है दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले हितधारक और सेवा प्रदाता। प्रायः प्रणालीगत अंतराल और चुनौतियों का सामना करते हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले हितधारक और सेवा प्रदाता प्रायः प्रणालीगत अंतराल की चुनौतियों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए उपयुक्त दिव्यांगता संवेदनशील और दिव्यांगता प्रतिक्रियात्मक नीतियों, पर्याप्त योजना आदि का लगभग अभाव है। साथ ही निकासी केंद्रों में प्रायः आवश्यक सहायता और गंभीर दिव्यांगजनों और उच्च देखभाल आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सा सेवाओं का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त आपदाओं के दौरान और बाद में, विशेष रूप से जब संसाधन दुर्लभ होते हैं, तो दिव्यांगजनों द्वारा भेदभाव एवं शोषण का सामना करने की अधिक संभावना रहती है। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CRPD 2006 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क 2015-30 ने दिव्यांगजनों पर आपदा के असमान प्रभाव की पहचान की है। तो इस दोनों को याद रखिएगा, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन CRPD 2006 और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क 2015-30। और साथ ही इस संबंध में ये अपने सदस्यों पर ठोस उपाय करने का दायित्व डालते हैं। भारत ने वर्ष 2007 में CBRD का अनुसमर्थन किया है और आपदा प्रबंधन को समावेशी बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे पहला है दिव्यांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश 2019 तैयार किया गया है। शमन से लेकर के राहत और पुनर्वास तक ये दिशा निर्देश आपदा प्रबंधन के लगभग सभी क्षेत्रों पर विचार करते हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया को भिन्न भिन्न आबादियों के लिए समान रूप से सहभागी बनाया जा सके। इसने आपदा प्रबंधन में समावेशी कार्य करने के लिए राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक के मंत्रालयों और विभागों के उत्तरदायित्वों को भी चिन्हित किया है। दूसरा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। इसमें आबादी के ऐसे अधिक कमजोर वर्गों हेतु सामाजिक समावेश पर समर्पित एक अध्याय शामिल है। सुगम्य भारत अभियान 2015 या 17 में यह आया था। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त प्रशासनिक भवनों और परिवहन तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना है। इससे आपदाओं से निपटने के लिए दिव्यांगजनों की क्षमता और मजबूत होगी।
तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सरकार द्वारा आरंभ किए गए ये सभी रचनात्मक कदम भारत को एक दिव्यांगता समावेशी समाज सोपान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये उपाय अधिक आवश्यकता आधारित और दिव्यांगता संवेदनशील रणनीतियों को आरंभ करते हुए गतिविधियों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपदा प्रबंधन में समावेशिता लाने का मूल सिद्धांत नियोजन प्रक्रिया आपदा प्रबंधन में समावेशिता लाने का मूल सिद्धांत नियोजन प्रक्रिया, गैर भेदभाव और बढ़ी हुई पहुंच में दिव्यांगजनों की भागीदारी आदि होनी चाहिए। बढ़ी हुई पहुंच में दिव्यांगजनों की भागीदारी इत्यादि होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां इनवेसिव एलियन स्पीसीज पर 3 रूपों में सामाजिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों को देखना है। ठीक है, पर्यावरणीय भी, सामाजिक भी और आर्थिक भी। तो सबसे पहले हमें आक्रामक विदेशी प्रजातियों उनकी विशेषताओं के बारे में बात करनी है, फिर उनके पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर प्रकाश डालना है, फिर उसके अनुरूप हमें निष्कर्ष दे देना है। देखिए, पहले ये समझ लेते हैं कि आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ होती क्या हैं। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ वे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव हैं जो संयोगवश या जानबूझकर अपनी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर पहुंच जाते हैं और देसी प्रजातियों को विस्थापित करके पारिस्थितिकी तंत्र को परिवर्तित कर देते हैं। इन प्रजातियों में तेजी से प्रजनन और इनकी विशेषता क्या है, ध्यान रखिएगा। इन प्रजातियों में तेजी से प्रजनन और विकास, दूसरा उच्च विस्तार क्षमता, तीसरा फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, इसको आप हिंदी में याद रखिएगा, नई परिस्थितियों के लिए भौतिक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों की एक विशेष श्रृंखला में जीवित रहने की क्षमता, ये इनकी विशेषताएं हैं। वर्ष 2017 में वैश्विक विलुप्ति पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण 25% पौधे और 33% जीव विलुप्त हुए हैं। 25% पौधे और 33% जीव विलुप्त हुए हैं और उनका प्रभाव विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक जो प्रभावों की चर्चा करें तो सबसे पहले लोग पर्यावरणीय प्रभाव की बात करते हैं। तो आक्रामक प्रजातियों का वैश्विक विस्तार और तीव्र वृद्धि विश्व की वनस्पतियों और जीवों को समरूप बना रही है, मतलब ये हर जगह पाए जा रहे हैं। इससे वैश्विक जैव विविधता क्षति के प्राथमिक कारक के रूप में या कारण के रूप में माना जा रहा है। दूसरा, चूंकि नए आवासों में कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते हैं, मतलब इनके लिए कोई परभक्षी नहीं होते हैं, इसलिए आक्रामक विदेशी प्रजातियां तेजी से प्रजनन कर सकती हैं और भोजन, पानी तथा स्थान के लिए स्थानीय प्रजातियों को उनके स्थान से हटा सकती हैं, जिससे देसी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। उदाहरण के लिए लैंटाना कैमारा, एक उष्णकटिबंधीय अमेरिकी झाड़ी है, ने भारत के 40% बाघ क्षेत्रों पर आक्रमण किया और इसके परिणामस्वरूप अन्य वन्य शाकाहारी जीवों के लिए देसी चारा पौधों की कमी हो गई। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता और वन्य जीवन में भी परिवर्तन करती हैं। जिससे आवासों में बदलाव होता है और खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। अगला, प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन के परिणामस्वरूप मृदा के गुण बदल जाते हैं, जैसे कि पीएच स्तर, पोषक चक्र और पोषक तत्व वहन करने की क्षमता, जिसके परिणामस्वरूप मृदा की उत्पादकता में कमी हो सकती है। इन प्रजातियों के माध्यम से नई बीमारियों और परजीवियों का आगमन हो सकता है, जो देसी जीवों और वनस्पतियों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभावों की बात करते हैं तो पर्यावास जो हैबिटेट है उसका क्षरण और विखंडन वन्य जीवों को पौष्टिक भोजन की तलाश में जंगल से बाहर मानव बस्तियों की ओर ले जाने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे क्या होगा, मानव पशु संघर्ष में वृद्धि होती है। दूसरा, वह नकदी फसलों या अन्य पौधों के विकास को सीमित कर सकते हैं, जो आपके ये बाहरी पौधे हैं, ठीक है, जो आपके बाहरी पौधे हैं, ये तो क्या कहते हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ। ये नकदी फसलों या अन्य पौधों के विकास को सीमित करके और साथ ही वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को नष्ट करके भारी आर्थिक क्षति का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान भारत में पाई गई सर्पेंटाइन लीफ माइनर अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कई फसलों जैसे कि ककड़ी, चिंचिड़ा, लौकी, कद्दू, तरबूज, बीन्स आदि को खाती हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अगला है, देशी घासों के साथ विदेशी प्रजातियों की तीव्र वृद्धि से शुद्ध चारे को
विदेशी प्रजातियों से अलग करना असंभव हो जाता है, जिससे पशुओं द्वारा मिलावटी चारे का सेवन करने का जोखिम बढ़ जाता है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन साल्विनिया जैसे पौधों या नील पर्च जैसी परजीवी प्रजातियों के प्रवेश ने कई मत्स्य पालन और जलीय कृषि सुविधाओं को समाप्त कर दिया है। तो निष्कर्ष रूप में आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण से आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की संभावना बढ़ जाती है। तो इनके प्रसार में एक बहुत बड़ा रीजन किसका है? वैश्वीकरण का। और उनके प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका व्यापार और प्रजातियों की आवाजाही को विनियमित करना है। इसके अलावा आक्रामक विदेशी प्रजातियां आयुषीयन की लाल सूची की अधिकांश प्रजातियों के लिए खतरा हैं और जलवायु परिवर्तन केवल उनके प्रभावों को खराब कर रहा है। इसलिए विशिष्ट पहलू जैसे कि आईची जैव विविधता लक्ष्य 9 और UNSDG 15 को लागू करके इन प्रजातियों के प्रसार का मुकाबला करने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सविस्तार वर्णन कीजिए कि मृदा प्रदूषण है आपका सॉइल पोल्यूशन, ये खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग मृदा प्रदूषण की व्याख्या करते हुए उत्तर लिखेंगे, फिर खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर, इन तीनों पर इनके प्रभाव की चर्चा करेंगे, फिर कुछ सुझाव देते हुए निष्कर्ष बता देंगे। तो देखिए मृदा प्रदूषण होता क्या है। मृदा में ऐसे पदार्थों का मिलना जो मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, मृदा प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्य संदूषक पदार्थों में कीटनाशक हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, रेडॉन हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, अब्रक हैं, सीसा हैं, क्रोमेटेड कॉपर, आर्सेनेट हैं, क्रेओशेट हैं, ये शामिल हैं। या उद्योग के द्वारा जो दूषित जल निकलता है उससे भी आपका मृदा जो है प्रदूषित होती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मृदा प्रदूषण एक वैश्विक खतरा है जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से गंभीर है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि मृदा प्रदूषण जो है कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो देखिए मृदा में मौजूद जहरीले रसायनों से मृदा की उर्वरता क्या होती है? कम हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा में भी कमी आ सकती है। भारत में लगभग 3.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि की मृदा में जैविक पदार्थों और पोषक तत्वों की कमी दर्ज की गई है। दूसरा, उर्वरकों के बढ़ते उपयोग, कीटनाशक और सूक्ष्म जैविक गतिविधि के कारण पोषक तत्वों का निच्छालन होता है, जिससे मृदा का अम्लीकरण होता है। यह कृषि उत्पादकता के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस प्रकार मृदा प्रदूषण फसलों की पैदावार को कम करके खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त संदूषित मृदा के साथ संपर्क को खाद्य संदूषण से संभावित स्रोत के रूप में पहचाना गया है। मतलब यदि मिट्टी ही खराब है तो उसमें उगने वाला जो अनाज होगा वो भी आपका अस्वास्थ्यकर होगा। यह संदूषण जो है भारी धातुओं, रेडियोधर्मी नाभिकों, दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों आदि के जैव संचयन के कारण होता है। मतलब यदि मृदा में है तो ये आपके जो खाद्य हैं उसमें भी आ सकता है। इसके कारण खाद्य पदार्थों का सेवन अस्वास्थ्यकर हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो मृदा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे कई रोग होते हैं। इसमें सिर दर्द, मतली, वमन, खांसी, सीने में दर्द, घबराहट से सांस लेना, त्वचा और आंखों में जलन और कमजोरी से अल्पकालिक प्रभाव पैदा हो सकते हैं। दूसरा, दीर्घकालिक संपर्क से तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति हो सकती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल हो सकता है, गुर्दे और यकृत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंच सकती है और कैंसर आदि विकसित होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि जो वर्तमान में जो कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो यूरिया खाद का इस्तेमाल है। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पे जो यूरिया खाद का इस्तेमाल किया गया हरित क्रांति के समय, उसका भी एक रोल है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रसार से दवाओं के प्रति रोगजनकों की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो मृदा के व्यापक प्रदूषण के कारण प्रत्येक प्रणाली का पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित होता है। जब अल्पकाल में मृदा के रासायनिक संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, तब अधिकांश पौधे उनके प्रति अनुकूलन करने में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरा, मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु जो मृदा को बांध कर रखते हैं कम होने लगते हैं, जिससे मृदा अपरदन की एक अतिरिक्त समस्या पैदा हो जाती है। तीसरा, मृदा में मौजूद वाष्पशील संदूषकों को वायु द्वारा वायुमंडल में ले जाया जा सकता है या ये भूमिगत जल भंडार में रिस सकते हैं। इस प्रकार वायु और जल प्रदूषण में मृदा प्रदूषण का प्रत्यक्ष योगदान हो सकता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि इसलिए कहा जा सकता है कि स्वस्थ मृदा जो है वो खाद्य सुरक्षा और संधारणीय भविष्य की कुंजी है।
इसलिए मृदा प्रदूषण की रोकथाम हेतु कई तरीके सुझाए गए, जैसे उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को विनियमित करना, खेती के जैविक तरीकों को बढ़ाना और संधारणीय मृदा प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना, जैसे पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित करना, उर्वरक की अपेक्षित मात्रा प्रदान करने के लिए मृदा परीक्षण करना, मापन की नई विधियों का विकास करना, उपचारात्मक निगरानी और मृदा चक्र को बेहतर ढंग से समझना, जैवोपचारण के माध्यम से स्वास्थ्य इन सिटू मृदा उपचार को बढ़ावा देना और फाइटो रेमेडिएशन इत्यादि। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करिए। तो सबसे पहले हमें पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में संक्षेप में बताना है, फिर इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है, फिर इसकी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन करना है और फिर संक्षेप में निष्कर्ष बता देना है। देखिए, पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या होता है ये याद रखिएगा। किसी प्रस्तावित योजना या विकास से संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों के मतलब विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की यह एक प्रक्रिया है। इसके तहत लाभकारी और प्रतिकूल, लाभकारी और अलाभकारी दोनों तरह के अंतर संबंधित सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन किया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थित है, जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA पद्धति और प्रक्रिया पर विभिन्न प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, संधारणीय विकास को सुगम बनाने के उद्देश्य से विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय सरोकारों को एकीकृत करने के लिए एक पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और कुशल विनियामक या नियामक तंत्र तैयार करना। दूसरा, प्रस्तावित परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले संभावित समुदाय और पर्यावरण के अवयवों की पहचान करना तथा उनका निरूपण करना। तीसरा, परियोजना चक्र में नियोजन स्तर पर आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किए जाने को सुनिश्चित करना, ताकि पर्यावरण के विभिन्न अवयवों पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। चौथा, जन सुनवाई के माध्यम से सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रस्तावित परियोजना या गतिविधि पर जनता के विचारों को जानना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरण कौन से हैं? पहला है परियोजना का प्रस्ताव। कोई भी प्रस्तावक जो किसी प्रमुख विकास परियोजना को शुरू करने का इच्छुक है, परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करके लिखित रूप से प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी को सूचित करेगा। फिर इसकी स्क्रीनिंग होगी दूसरे स्तर पर। यह निर्धारित करने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी कि किन परियोजनाओं या विकास कार्यों के लिए पूर्ण या आंशिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता है। फिर प्रारंभिक मूल्यांकन होगा। यदि स्क्रीनिंग से किसी परियोजना को स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है तो परियोजना निर्माता को प्रारंभिक मूल्यांकन करना होता है। इसमें पर्याप्त शोध, उपलब्ध डेटा की समीक्षा करने और विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि स्थानीय पर्यावरण पर परियोजना के प्रमुख प्रभावों की पहचान की जा सके, प्रभावों की सीमा का आकलन किया जा सके और निर्णय निर्माताओं के लिए इनके महत्व का संक्षेप में मूल्यांकन किया जा सके। स्कोपिंग, परिमाण, व्यापकता, आवृत्ति और अवधि के आधार पर मात्रात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है और गैर मात्रात्मक प्रभावों को सामान्यतः सामाजिक आर्थिक मानदंडों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। अगला है प्रभाव की सीमा का अनुमान और विकल्पों का आकलन करना। प्रभाव की सीमा का अनुमान परियोजना के महत्वपूर्ण पहलुओं और इसके विकल्पों के पर्यावरणीय परिणामों का मानचित्रण करने का एक तरीका है। EIA रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, इसमें निर्णय निर्माताओं को परियोजना को शुरू करने और परियोजना के विकल्पों सहित विभिन्न पर्यावरणीय प्रदर्शनों पर स्पष्ट जानकारी प्रदान की जाती है। जन सुनवाई, तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट के पूरा होने के बाद विधिक रूप से आवश्यक है कि प्रस्तावित विकास कार्य पर जनता को सूचित किया जाए और उनसे परामर्श किया जाए। अगला है निर्णय निर्माण। इसमें परियोजना प्रस्तावक और प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण के मध्य परामर्श किया जाता है। इसके बाद ही पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लिया जाता है। अगला है परियोजना को अनुमति मिलने की शर्तों की निगरानी। परियोजना के लिए निर्माण और संचालन दोनों ही चरणों के दौरान निगरानी की जानी चाहिए। इसे न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि की गई प्रतिबद्धताओं का पालन किया जा रहा है या नहीं, बल्कि यह देखने के लिए भी किया जाता है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA रिपोर्ट में किए गए अनुमान सही हैं अथवा नहीं। इस प्रकार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA दीर्घकालिक संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय सरोकारों को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।